हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सीडीपी क्लासेस में एंड आई एम योर मेंटोर बैक विद द न्यू टॉपिक दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा। देखिए, जो ये टॉपिक है बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा, ये ना केवल सी टेट अदर टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, रादर जो भी आगे फर्दर आपके एग्जामिनेशन होंगे, चाहे वो KVS हो, NVS हो, DSSB हो, या जहाँ भी TGT PGT PRT लेवल में CDP आती है, ये वहीं इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के साथ साथ जो हमारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव है लाइक NCF यानी नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, सर्व शिक्षा अभियान जैसे सभी जो भी गवर्नमेंट लेवल पे चलाए गए इनिशिएटिव हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, तो ये सबको कवर करता है। और जहाँ तक की बात है, तो जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है जहाँ भी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। तो ये CTET में केवल CDP में भी ना आके ये जो सब्जेक्टिव पैडागोजी होती है वहाँ पर भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। और हर बार अभी तक हर पेपर में 5 से 6 क्वेश्चंस इस सिंगल टॉपिक से पूछे गए हैं, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। 10 मिनट की बात है, लेकिन 10 मिनट में टॉपिक आपका ऐसा लर्न हो जाने वाला है कि आप इसको आने वाले टाइम में या जब भी आप कोई पेपर दे रहे होंगे तब तक तो नहीं भूलने वाले, बशर्ते आप एक बार रिवाइज करके जरूर जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। बाल केंद्रित शिक्षा। अब हम सबसे पहले बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए मैं बाल केंद्रित शिक्षा को पढ़ाने से पहले आपको एक बात और बता दूं। CTET से रिलेटेड एग्जामिनेशन, टीचिंग से रिलेटेड एग्जामिनेशन, वहाँ तो ये इक्वली इम्पोर्टेंट है ही, वहाँ तो इसको नहीं नकारा जा सकता कि किसी भी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। लेकिन उसके अलावा आप चाहे B.Ed में परसुइंग हैं, चाहे आप BTC कर रहे हैं, आप DLED कर रहे हैं, आप कोई भी ऐसी एजुकेशन कर रहे हैं, इवन ये M.Ed B.Ed सभी में इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम वहाँ पढ़ते हैं तो हमें एक एक्स्ट्रा बुक पढ़ाई जाती है, दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा सब वही है जो कि बाल केंद्रित शिक्षा है, जो कि प्रगतिशील शिक्षा है, क्योंकि समावेशी शिक्षा में भी वही सब बातें पढ़ाई जाती हैं कि आप कैसे एक चाइल्ड को सेंटर में रख के, जो डिसेबल्ड हैं या दूसरी कम्युनिटी से हैं, तो उनको सेंटर में रख के आप कैसे शिक्षा को पढ़ाओगे, आप एक टीचर कैसे पढ़ाएगा कि वो सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट हो। चलिए अब बढ़ते हैं। देखिए, चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा क्या है। चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा में चाइल्ड को फोकस करके, यानी चाइल्ड को, एक बच्चे को फोकस करके बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए जो भी शिक्षा दी जाती है वो ही हमारी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। खुद इसके नाम में छिपा हुआ है इसका अर्थ, आपको कहीं भी रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षा यानी बालक को केंद्र मान के जो शिक्षा बनाई गई है या जिसको पढ़ाया जाता है वही हमारी बाल केंद्रित शिक्षा है। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षण में बालक की शारीरिक मानसिक योग्यताओं के विकास के आधार पर शिक्षण किया जाता है तथा बालक के व्यवहार और व्यक्तित्व में असामान्यता के लक्षण होने पर बौद्धिक दुर्बलता, समस्यात्मक बालक, रोगी बालक, अपराधी बालक इत्यादि का निदान भी किया जाता है। पढ़ाने के साथ साथ ये इस बात की भी तरफ ओरिएंटेड है कि अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन है तो उसको, या डिसेबल्ड स्टूडेंट हो तो उसको किस प्रकार से शिक्षा दी जाए कि वो सबकी तरह शिक्षा ग्रहण कर सके। समझ गए? एक नॉर्मल बच्चा है, एक डिसेबल्ड बच्चा है, तो ये इस बात पे भी बल देता है कि जो डिसेबल्ड बच्चा है उसको भी इक्वली एजुकेशन मिले, उसको वो सारी इंफॉर्मेशन मिले जो एक सामान्य बच्चे को मिलते हैं, और वो भी आगे चलकर इक्वली उतना ही इम्पोर्टेंट हो, उतना ही क्लास में इंटेलिजेंट हो जितना कि एक सामान्य बच्चा है। क्लियर है बिल्कुल? बाल केंद्रित शिक्षा, बालक को फोकस करके बनाई गई शिक्षा इज इक्वल टू बाल केंद्रित शिक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। जिन विशेषताओं के आधार पर इनको और थोड़ा अच्छे से समझा जा सकता है, ये है, पहली विशेषता है बालकों को समझना। देखिए, जब भी हम बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं तो बालकों को समझना एक मतलब शिक्षक की ड्यूटी है कि वो जिस
भी बच्चे को पढ़ा रहा है उसके बारे में, उसके साइकोलॉजी के बारे में उसको समझे, क्योंकि अगर वो नहीं समझेगा तो वो आगे बच्चों को भी नहीं समझा पाएगा। तो ये एक शिक्षक की ड्यूटी है, वो हर बच्चे को मनोवैज्ञानिक तरह से परखे, उन्हें जांचे और उसको उसके अकॉर्डिंग ही शिक्षा की व्यवस्था करे, क्योंकि हर बच्चा इक्वल नहीं होता, हर बच्चे की समझने की कैपेबिलिटी इक्वल नहीं होती, हर बच्चे का आईक्यू इक्वल नहीं होता। तो आपको जो शिक्षक को जो भी पढ़ाना है वो उसी तरीके से पढ़ाना है कि चाहे वो एक हायर आईक्यू का बच्चा है और चाहे एक लोअर आईक्यू का बच्चा है, वो सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हो और सभी को इक्वली समझ में आए। शिक्षण विधि में क्या है कि ये वही है कि भाई शिक्षक को एक ऐसी विधि के थ्रू ही बच्चे को पढ़ाना है कि वो सबके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट हो। कक्षा में समस्याओं का निदान और निराकरण। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है कि समस्याओं को पहचानने के लिए कहना बच्चे को और उनका हल करने पर भी बल देना, ये समस्या का निदान और निराकरण है। मतलब एक टीचर का ये कर्तव्य है कि वो कक्षा में हर एक बच्चे को समस्याओं का निदान और निराकरण करने की जो कैपेबिलिटी है वो हर अपने बच्चे में एक इनपुट डाले उसका, समझ गए। तो कक्षा में समस्याओं का निदान और निराकरण भी इसकी विशेषता। मूल्यांकन और परिरक्षण। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षण से ही शिक्षक की समस्या का समाधान नहीं होता, बालकों के ज्ञान और विकास का मूल्यांकन भी करना बहुत जरूरी है। मूल्यांकन से बच्चों की कैपेबिलिटी का पता चलता है, मूल्यांकन से पता चलता है कि उनकी प्रोग्रेस कितनी हो रही है कितनी नहीं हो रही है, तभी तो वो रिजल्ट बनाए जाते हैं। वो किस लिए बनाए जाते हैं कि अगली क्लास में जाने के लिए बच्चा कैपेबल है या नहीं है। अगर अगली क्लास में जाने के लिए बच्चा कैपेबल है तो उसको अगली क्लास में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अगर वो मूल्यांकन में बच्चा कैपेबल नहीं निकलता तो कोशिश की जाती है उसको वहीं रोक कर उसका समाधान किया जाए, उसका निराकरण किया जाए और उसको इस काबिल बनाया जाए कि वो आगे चलकर एक उच्च शिक्षा की तरफ बढ़ सके। व्यवस्थापन और अनुशासन अगेन इम्पोर्टेंट है। व्यवस्थापन और अनुशासन हमें ये बताता है कि कक्षा में अनुशासन बनाने के लिए शरारती बच्चों में अच्छे गुण का समायोजन करा जाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो अपनी जो आप ये कह लीजिए जो क्वालिटीज़ नहीं हैं उनके अंदर, वो उनको क्वालिटी में कन्वर्ट कर जाए। मतलब कि उनके जो इनकैपेबिलिटीज़ है उनको इस तरीके से मॉडिफाई करना कि हाँ वो उन्हें लगे कि वो क्लास के इक्वल पार्ट हैं, उनकी ड्यूटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है क्लास में अनुशासन बनाना। तो ये एक शिक्षक का कर्तव्य है कि वो हर एक बच्चे को व्यवस्थापन और अनुशासन का पाठ पढ़ाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के स्वरूप है। बाल केंद्रित शिक्षा का पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, वातावरण के अनुसार होना चाहिए, पाठ्यक्रम जीवन उपयोगी होना चाहिए, पूर्व ज्ञान पर न आधारित, सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए, विज्ञान पर आधारित होना चाहिए, बालक की रुचि के अनुसार होना चाहिए, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार होना चाहिए, बालक के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए और राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने में महत्वपूर्ण होना चाहिए। चलिए ये तो थी चाइल्ड सेंटर्ड। अब बात आती है प्रोग्रेसिव एजुकेशन की। प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है कि एक पारंपरिक शिक्षा का परिणाम है बेसिकली। पारंपरिक कैसे कि भाई ये बताती है कि शिक्षा बालक के लिए नहीं है, बालक शिक्षा के लिए है। ये देखें यहाँ पे लिखा भी हुआ है, शिक्षा बालक के लिए नहीं है, बालक शिक्षा के लिए है। यानी शिक्षा का उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें हर बच्चे को सामाजिक विकास करने का मौका मिले, हर बच्चे को इक्वली बढ़ने का मौका मिले। समझ गए। जो प्रगतिशील शिक्षा है, देखिए जो उसकी आधुनिक शिक्षा पद्धति है वो जॉन डीवी ने दी थी। ये नाम आप बहुत याद रखना, बिल्कुल इसको नहीं भूलना कि जहाँ भी प्रगतिशील शिक्षा आ जाएगा वहीं जॉन डीवी है। जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा दी। उसके बाद इन्हें इनका पिता भी कहा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा एक जटिल पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है जो एक विकल्प के रूप में उभरकर सामने आई है और इसको विकसित करने वाले व्यक्ति अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इस प्रणाली में वैयक्तिक विभिन्नता को भी ध्यान में रखा गया है, जिससे कि अगर कोई बालक वैयक्तिक विभिन्नता में पीछे है तो उसको उसी तरीके से ट्रीट किया जाए जिससे कि वो इस शिक्षा प्रणाली के अंदर सभी के समान चले और किसी से भी पिछड़ ना जाए। इसमें बहुत सारी विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे परियोजना विधि, समस्या समाधान विधि और क्रियाकलाप विधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रगतिशील शिक्षा में भी कुछ योगदान देने वाले कारक हैं, हम उनको पढ़ लेते हैं एक बार फटाफट से। बहुत बेसिक कारक हैं, आपको इजीली याद रह जाएंगे। प्रगतिशील मस्तिष्क एवं बुद्धि है, ज्ञान है, मौलिक प्रवृत्तियाँ और चिंतन की प्रक्रिया है। मस्तिष्क एवं बुद्धि, अगर मस्तिष्क एवं बुद्धि की बात करें तो देखिए इसमें क्या है कि ये उन प्रक्रियाओं के परिणाम हैं जो दैनिक जीवन की समस्या को सुलझाने का काम करता है। जैसे जैसे दैनिक जीवन में हम अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं, वैसे वैसे हमारी मानसिक बुद्धि का विकास होता है और हम चीज़ों को सुलझाने के लिए और कैपेबल बनते हैं। ठीक है, तो यही बताया इन्होंने कि प्रगतिशील शिक्षा में मस्तिष्क और बुद्धि का होना बहुत अनिवार्य है। फिर ज्ञान की बात करें तो ज्ञान क्रम के अनुभव से आता है और जो व्यक्ति का ज्ञान है वो पूर्णतः अनुभव पर आधारित होता है। तो ज्ञान का होना भी प्रगतिशील शिक्षा के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। मौलिक प्रवृत्तियाँ, ये मौलिक प्रवृत्तियाँ जो है जैसे हमारी सुरक्षा, हमारा भोजन, हमारे कपड़े पाने की जो हम जो बेसिक अपनी नेसेसिटीज़ के लिए, अपनी बेसिक नीड्स के लिए जो हम संघर्ष कर रहे हैं, ये सब उसी का परिणाम है। तो मौलिक प्रवृत्तियों का होना भी बहुत जरूरी है। और चिंतन की प्रक्रिया की कोई भी काम ऐसे कि बस सोच लिया, नहीं, उससे कभी कोई काम पूरा नहीं होगा। आपको पूरी रणनीति बनानी होगी, आपको उस पर चिंतन मनन करना होगा। अगर आपने कोई प्रॉब्लम आपके सामने आई है तो आपको उसको सॉल्यूशन के तरीके आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, तभी आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, और यही प्रगतिशील शिक्षा भी कहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के कुछ प्रमुख गुण हैं, इनको आप ध्यान से देखिएगा। करके सीखने पर बल, ये बहुत आ जाती है टर्म, करके सीखने पर बल। तो प्रगतिशील शिक्षा करके सीखने पर बल देती है। विषयगत इकाइयों पर केंद्रित एकीकृत पाठ्यक्रम, ये एकीकृत पाठ्यक्रम पर बल देती है। उद्यमिता का एकीकरण, एंटरप्रेन्योरशिप को बेसिकली इसने बढ़ावा दिया है। समस्या समाधान को बढ़ावा दिया है। समूह कार्य, टीम बिल्डिंग, उसको बढ़ावा दिया है। इन्होंने कहा है कि रटना नहीं है, समझना है, समझने को बढ़ावा दिया है। सहयोगात्मक, कोलैबोरेटिव, टीम बिल्डिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, ये सब एक ही बात है, उसको बढ़ावा दिया है। सामाजिक जिम्मेदारी और लोकतंत्र की शिक्षा के लिए बढ़ावा मिला है इससे। विषय सामग्री का चयन करने के लिए इस बात पर विचार किया गया है कि भविष्य में जिन कौशलों की आवश्यकता होगी प्रगतिशील शिक्षा में, उसी का इन्वॉल्वमेंट किया जाए। जिसकी नीड नहीं है वो अननेसेसरी का बच्चों के मानसिकता पर बोझ ना बने। तो इसलिए उन्हीं कौशलों का, उन्हीं शिक्षा टूल्स को इंक्लूड किया गया है जो आगे जाके इन फ्यूचर हमारे काम आने वाले हैं। देखिए जो अभी नई एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें सब यही तो है, जो वो इसी तरीके से तैयार की गई है कि भाई वो जो भी फ्यूचरिस्टिक जो भी बच्चा है जो आगे चलकर उसके काम आने वाला है, उसी को आधार मानकर एनईपी का क्रियान्वयन किया गया है और उसी का इम्प्लीमेंटेशन किया गया, सो दैट भविष्य में किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके की कठिनाई ना आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रगतिशील शिक्षा 3 टाइप की होती है, मोंटेसरी, मानवतावादी और संरचनावादी। अगर मोंटेसरी की मैं बात करूँ तो मोंटेसरी इटालियन एक डॉक्टर थे, मारिया मोंटेसरी, जिन्होंने इसकी नींव रखी थी। आप नाम याद रखिएगा, आ जाता है कभी कभी। तो इन्होंने इस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत बताया कि बच्चों के विश्लेषण और पर्यवेक्षण पर मोस्टली बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने पर्यवेक्षण इस बात पर बल दिया है पर्यवेक्षण के अंतर्गत कि बच्चा स्वयं सीखता है, जो भी बच्चा सीखेगा वो स्वयं सीखेगा। टीचर को केवल एक मेंटोर का काम करना है और यही एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण होगा। आपको बच्चे को रटाना नहीं है कुछ भी, वो जितना सीख रहा है आपको उसी में ही हेल्प करनी है। ये एजुकेशन, ये शिक्षा, ये यही कहती है मोंटेसरी शिक्षा कि एक शिक्षक को बच्चे को चीज़ें रटवानी नहीं है, उसे चीज़ें समझानी है। जिस तरीके से बच्चा समझना चाहता है, जिस तरीके से चीज़ें उसको समझ में आती हैं,
आपको केवल उसको उसी तरीके से सपोर्ट करना है सो दैट आप एक उसके लिए मेंटोर का काम करें। मानवतावादी शिक्षा, मानवतावादी शिक्षा का केंद्र बिंदु जो है वो हमारा कला और सामाजिक विज्ञान है। यह बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग और रीजनिंग स्किल को बढ़ावा देता है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है जो क्रिटिकल थिंकिंग और रीजनिंग स्किल है वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंतर्गत किसका पार्ट है, तो वो मानवतावादी शिक्षा का पार्ट है, ये आप याद रखिएगा। संरचनावादी शिक्षा, यह शिक्षा प्रणाली बच्चों में सृजनात्मकता आधारित होती है। सृजनात्मक यानी करके सीखना, कुछ नया करना। संरचनावादी, सृजनात्मकता, ये सब यही तो है, करके सीखना, कुछ नया करना, तो ये उसी पर बल देती है, आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव हैं जो कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन को बेस मानते हुए लिए गए थे। गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो एक बच्चे के लिए, उसकी शिक्षा के लिए बिल्कुल उसके कोर पॉइंट्स हैं। मतलब ये बच्चे को हर तरीके से सक्षम बनाने में सफल होंगे और इनका पर्पज़ यही है कि कोई भी बच्चा एजुकेशन से ना छूटे, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का है, चाहे वो एबल्ड है, चाहे डिसेबल्ड है, चाहे वो एक जनरल बच्चा है, चाहे उसकी आईक्यू हाई है, चाहे उसकी आईक्यू लो है, वो दिव्यांग है, वो कुछ भी है, लेकिन हर एक बच्चा समाज और सरकार के लिए इक्वल है। देखिए एनसीएफ, सबसे पहले एनसीएफ की बात आ जाती है। एनसीएफ 2005 का डिस्कशन हम करते हैं, यही हमारे सिलेबस में है। एनसीएफ 2005 भारत में स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण प्रथाओं के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है। इस शिक्षा पर रिपोर्ट, लर्निंग विदाउट बर्डन, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो हमारी 86 वाली थी, ग्रुप डिस्कशन आदि नीतियों को इनकॉर्पोरेट किया गया था। आपने देखा था कि ग्रुप डिस्कशन हमारे एक एजुकेशन का पार्ट है, तो ये सब चीज़ें वहीं से आती हैं। जैसे अब एनईपी में लिखा गया है कि भाई जो बोर्ड होगा वो इस लेवल पे होगा, आपको पहली जो फर्स्ट क्लास में बच्चा आएगा वो इस एज का बच्चा आएगा, आपको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आगे जो सब्जेक्ट्स पढ़ने वो ऐसे पढ़ने, तो ये सब पहले ही डिसाइड हो जाता है, जिसके आधार पर आगे की शिक्षा का जो अनुरूप है, अनुकरण है, वो आगे फिट होता है और उसी के अकॉर्डिंग शिक्षा हमारी चलती है। एनसीएफ 2005 को प्राथमिक स्कूल में लागू किया गया था सबसे पहले, और इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा को रटने की प्रणाली से बचाकर उसको समझने की प्रणाली पर आधारित करना था, जिससे कि बच्चे का ओवरऑल विकास हो सके। इसके अलावा इसका मुख्य बिंदु बाल केंद्रित शिक्षा था, जिससे कि एक प्रभावशाली व्यक्ति का निर्माण हो सके। इसके कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ा जाए, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित न रह जाए, यानी केवल बच्चे को तो नहीं ना पढ़ाया जाए जो उसकी पाठ्यचर्या में, उसको बाहर के सेमिनार के थ्रू, उसको टीम मतलब जैसे भ्रमण के थ्रू, उसको बाहर की दुनिया का भी ज्ञान कराया जाए, विभिन्न प्रोजेक्ट्स के थ्रू। वो फॉर्मेटिव असेसमेंट आपने सुना होगा, वो सब इसी का ही पार्ट है। तो खाली समेटिव असेसमेंट ना होकर फॉर्मेटिव असेसमेंट भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए और राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति विद्यार्थी को तैयार किया जाए, उनको राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को समझाया जाए। ये सब हमारा एनसीएफ 2005 कहता है। कभी कभी इन पांचों से पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा एनसीएफ का बिंदु है, तो आप ये एक बारी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी आरटीई एक्ट की अगर बात करें तो ये 2009 में आया था, और इसके अंतर्गत ये बात कही गई थी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। कोई भी बच्चा, यानी इसका उद्देश्य यही था कि 6 से 14 वर्ष की आयु का कोई भी बच्चा शिक्षा के बिना ना रह जाए। इसमें दिव्यांग बच्चों के लिए, दिव्यांग आप कर लीजिएगा, 14 से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, और यह एक्ट बच्चों के संपूर्ण विकास, ज्ञान, क्षमता और प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए था, और उन्हें भय और चिंता से मुक्त बनाना ही इसका उद्देश्य था। सर्व शिक्षा अभियान में आ जाते हैं। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक कार्यक्रम था। 2001-2 में इसकी शुरुआत की गई थी अटल बिहारी जी के कार्यकाल में, और ये 86वें संशोधन के तहत, 86वें संशोधन के द्वारा निर्देशित इसमें किया गया था कि 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी गई। सर्व शिक्षा अभियान भी आरटीई का ही लगभग एक पार्ट था, यानी उसी की तरह ये भी 6 से 14 साल बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा पर करने के लिए इसने बल दिया।
मिड डे मील योजना, ये तो हमने अभी भी सुना है। मिड डे मील योजना क्या है? सरकारी स्कूलों में चलती है, जिसमें उन्हें दोपहर का भोजन अवेलेबल कराया जाता है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों का स्वास्थ्य और उनको पोषण से सम्मिलित भोजन उपलब्ध कराना है, जो कि जिससे कि उनका मानसिक और शारीरिक दोनों विकास हो सके। अच्छा, इसका नाम अभी चेंज कर दिया गया है, इसको पीएम पोषण स्कीम के नाम से अब जाना जाता है 2 सितंबर 2021 से। ये यहाँ पे एक बार याद रखिएगा। देखिए, ये तो थी सेंटर्ड एजुकेशन और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ये वही क्वेश्चन आंसर हैं जो रेगुलर पूछे जा रहे हैं, मैंने वहीं से क्वेश्चन का सबका सिलेक्शन किया है, सो दैट आपको वही एक एक क्वेश्चन अवेलेबल हो जाए जो ना केवल CET बल्कि अदर TETs में भी पूछे जाते हैं। और जो ये नोट्स हैं ये आपके NIOS IGNOU के तहत बनाए गए हैं। होपफुली आपको जो भी कंटेंट मिलेगा वो सब यहीं से मिलेगा, इसके बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किस विचारक द्वारा किया गया? BF स्किनर। अरे BF स्किनर तो हमने दूसरी थ्योरी पढ़ी थी, जॉन डीवी। बिल्कुल, डीवी इज द करेक्ट आंसर, तो आगे आपको बढ़ने की ही जरूरत नहीं है भाई, डीवी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा प्रोग्रेसिव एजुकेशन जहाँ भी आ जाए वहाँ डीवी है, बस इसका आप ध्यान रखिएगा। दूसरी में कहते हैं शिक्षक प्रणाली है जिसके अंतर्गत शिक्षक बालक पाठ्यक्रम आते हैं, कथन किसका है? यहाँ पे हमने किसका नाम सुना है इसे? ये भी जॉन डीवी है। आपको चैप्टर के नाम से कुछ कुछ साइकोलॉजिस्ट याद रख लेना है, वहाँ जहाँ भी उस चैप्टर का उस टॉपिक का संबंध आ जाता है वहाँ वही साइकोलॉजिस्ट मिलेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तीसरा, एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है? आप देखिए जरा क्या लाभकारी नहीं है। छात्र का अभिप्रेरण विकास, ये लाभकारी है? बिल्कुल है भाई, उसको मोटिवेशनल तो गाइड करना पड़ेगा ना। सहकर्मी संचार का विकास, ये बिल्कुल। टीम बिल्डिंग तो यहीं से होगी। छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण, बिल्कुल। छात्र शिक्षक संबंध अच्छे होंगे तभी प्रोग्रेसिव एजुकेशन होएगी। खोज सक्रिय अधिगम का हास, यहाँ पे देखिए हास मतलब निगेटिव की तरफ ये चला गया, हास मतलब माइनस, यानी उसका अधिगम नहीं होना, तो यहाँ पे लाभकारी नहीं है। डी इज द करेक्ट आंसर। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चे का एक कोने में बैठना। क्या बच्चे को कोने में बैठा दिया जाता है इसमें? नहीं, क्योंकि इक्वली एजुकेशन देनी है सबको, सबको सामान लेके चलना है। प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, नहीं। वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, भाई खेल शामिल नहीं होंगे तो बच्चों का विकास कैसे होगा? ये कोई सा भी बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां बिल्कुल सही है। समेटिव फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात कर रहा है। बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है, ये सीटेट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो क्या विशेषता है? शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना है और शिक्षार्थियों का मानक मापदंड पर आकलन करना है। देखिए, मानक मापदंड पर जब भी आकलन होगा वो एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन नहीं हो सकती अगर पहले से डिसाइड हो गया कि ये आकलन इन पे होगा, क्योंकि हमें तो उसका ओवरऑल विकास करना है ना। दूसरे पे चलते हैं, तो पहला तो माइनस हो जाता है। शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। इसका पर्पज़ ही ये है कि शिक्षकों का केवल मार्गदर्शन होना है और एक बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। 6 क्वेश्चन पे चलते, देखिए एनसीएफ से क्वेश्चन आ गया। एनसीएफ के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं, ये विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। भाई गलती से उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण का क्या मतलब है? नहीं, ये अध्यापकों को बच्चों को डांटने का एक तरीका उपलब्ध कराती हैं। गलतियों का पर्पज़ ये नहीं होता कि बच्चों को डांटा जाए, ये बच्चे के विचारों को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराते हैं, बिल्कुल सही। गलती बच्चा करेगा तो उसको अंतर्दृष्टि, उसकी इनर सेल्फ उसकी क्या होएगी कि हाँ यार मेरे से गलती हो गई। अब वो क्या करेगा, उसकी समस्या को, उस समस्या को समाधान करने की कोशिश करेगा, चाहे विद द हेल्प ऑफ टीचर करे, विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स करे या किसी से भी करे। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। 7 पे चलते हैं। सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जाती है क्या? भाई प्रगतिशील शिक्षा आपको ध्यान रखना है और बच्चों का समाजीकरण के संदर्भ में बात चल रही है यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए वे यह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाना है। नहीं, ऐसा नहीं होता।
बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे केंद्र है, ना कि विद्यालय और शिक्षक, ये आप ध्यान रखना। वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों, यहाँ तो पहले ही इन्होंने समय नष्ट करने की बात कर दी, तो ये तो अपने आप ही कट हो गया। जहाँ भी निगेटिव आप चले जाएंगे ना आपके ऑप्शन, आप समझ लीजिए कि वहाँ तो बिल्कुल कट्टम ही लगा देना है। वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें, बिल्कुल सक्रिय भागीदारिता एक पॉजिटिव साइन है। तथा सामाजिक कौशल सीखें, समाजीकरण में सामाजिक कौशल सीखा जाएगा और प्रगतिशील शिक्षा के थ्रू सक्रिय भागीदारिता होगी, तो सी इज द करेक्ट आंसर। आपको डी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 8वां क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के जो लोग हैं वो शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, यानी जो सोशल स्टडीज़ के बच्चे हैं उनका जो परफॉर्मेंस है वो डाउन है कंपेरेटिवली टू अदर। तो ये कह रहे हैं स्टीरियोटाइप यानी रूढ़िवादिता, परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए शिक्षक को, भाई एक रूढ़िवादी सोच हो गई कि जो सामाजिक मतलब जो साइंस के बच्चे होंगे वो तो अव्वल आएंगे और जो सोशल साइंस के होंगे वो उनसे पीछे रहेंगे। तो ये एक स्टीरियोटाइप सोच है। तो शिक्षक इससे क्या करेगा, मतलब ये शिक्षक को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए। क्या पहल करेगा, वो अनदेखा करेगा, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला। स्टीरियोटाइप तो हमें समाज से ही हटाना है, ये तो फिर भी एक चैप्टर की बात है। विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित करना, देखिए विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन करने से ये आइडेंटिफाई नहीं हो सकता कि रूढ़िवादिता हट गई, क्योंकि सोच तो अभी भी वही रहेगी ना। विद्यार्थियों से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में, मतलब उसे कह दो सामाजिक क्षेत्र वाले को भैया तू यहाँ से हट जा और विज्ञान में चला जा, ऐसा कैसे हो जाएगा। विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानी सुनाना, ये बिल्कुल सही है, 110% सही है। रूढ़िवादिता तभी कम की जा सकती है, स्टीरियोटाइपिंग तभी कम की जा सकती है जब आप उस क्षेत्र से जहां आपको रूढ़िवादिता के संबंध में निगेटिव चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, आप उस क्षेत्र से जुड़ी कहानियां लोगों को पढ़ाएंगे तो डेफिनेटली हमारे समाज में एक बदलाव आएगा। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए 9 की तरफ। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए, विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है प्रगतिशील कक्षा में? नहीं, विद्यार्थियों के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। निष्क्रिय तो वैसे ही निष्क्रिय हो गया। विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, डुप्लीकेसी नहीं चलेगी। शिक्षक के निर्देश के अनुसार विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है, ये बिल्कुल ठीक है। शिक्षक इज द मेंटोर हियर ओनली, और उसके द्वारा ही ज्ञान का अनुस्मरण किया जाएगा। ये तो पढ़ के आए पीछे। 10वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा में अध्यापिका क्या करेगी? एक शिक्षार्थी, स्टूडेंट ओरिएंटेड, चाइल्ड सेंटर्ड, ये आप टर्म थोड़ी सी याद रखिए, ये किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछ लेते, सब एक ही बात है। तो उस कक्षा में एक अध्यापिका या अध्यापक क्या करेगा इन केस में से? पहला केस है अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करना। नहीं, अंकों का मुकाबला कभी भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन का पार्ट नहीं होता। मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति भी इसलिए सूटेबल नहीं है कि लेक्चरशिप का इसमें कोई रोल नहीं है। वह अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करते हैं उसे प्रदर्शित करना तथा तब बच्चों को वैसे करने के लिए दिशा निर्देश देना, ये रिपीटेशन नहीं। प्रगतिशील शिक्षा रिपीटेशन फॉलो नहीं करती, इस वो करके सीखने पर बल देती है। अभी तो हम पढ़ के आए हैं। इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल में प्रोत्साहित हो, बिल्कुल सही। डी इज द करेक्ट आंसर। आपको भी समझ आ गया होगा। चलिए डे, ये जो हमारा 4 था चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बिल्कुल इतना ही आप पढ़ लीजिए, सब कुछ यहीं से आएगा। आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, आप इसको पढ़ने के बाद डेफिनेटली पूरी प्रैक्टिस कर पाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है आपको लगता है कि वो टेक्स्ट पढ़ने से या फिर चीज़ें समझने से आपसे नहीं हो पा रहा है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको समझा दूंगी कि वो उसका आंसर कैसे है और ये आपको कैसे कोरिलेट करना है। डे 5 यानी जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इंटेलिजेंस और मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे। आज का क्वेश्चन मैं शेयर कर देती हूँ आपके लिए।
क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। शिक्षा के अंतर्गत पिछड़े हुए और मंदबुद्धि तथा प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया जाता है किसके अंदर? सब अभी पढ़ के आए हैं, होप सभी के आंसर सभी सही जाएंगे, बिल्कुल इसमें कहीं गलत करने की गुंजाइश ही नहीं है। चलिए, जब तक कि नेक्स्ट क्लास होगी आप इसको रिवाइज कीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए। कहीं भी डाउट होता है मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, चीज़ों का अटैचमेंट मैं वहाँ पे डालती रहती हूँ। अगर आपको कोई चीज़ें वर्ड फाइल में चाहिए या कोई भी अटैचमेंट चाहिए तो आप वहाँ से एक बार चीज़ें देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके आपने अगर डे 1, 2, 3 की वीडियो नहीं देखी है अभी तक तो आप एक बार वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्लास तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।